नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज स्प्लैश में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वर्ण और स्वरों को समझा था। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन को जानने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है, जैसे क, धन अ, क। ये क जब तक अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, जब तक इसमें अ का समायोजन नहीं हो जाता। ये क हलंत वाला ये अपने आधे रूप में है। ये अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करने के लिए इसे अस्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 तथा ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। इस प्रकार से इनकी संख्या 33 होती है। अब स्पर्श व्यंजन को डिटेल में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक 25 वर्ण हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन 5 वर्णों में 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन विभक्त हैं और इनके उच्चारण में प्रत्येक वर्ग अलग अलग उच्चारण स्थानों से उच्चारित होता है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक्य कहलाता है। ये नाक से बोला जाता है। प्रत्येक वर्ण नासिक्य कहलाता है। ये नाक से बोला जाता है। क वर्ग इस तरह से हमारा ये मुख, कंठ से लेकर मुख तक ये साउंड क्रिएट होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पहला उच्चारण स्थान हमारा है कंठ, क वर्ग। वैसे तो पूरी वर्णमाला के सारे वर्णों का कोई ना कोई उच्चारण स्थान है। उस वीडियो को हम बाद में बनाएंगे, बाद में बताएंगे। अभी के लिए स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान जान लेते हैं। तो क वर्ग के पहले 4 वर्ण कंठ वर्ण है। क, ख, ग, घ, इसकी ध्वनि कंठ से निकलती है, अतः ये कंठ वर्ण है। इसके बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये तालव्य हैं। तालु से इनका साउंड निकलता है, तो इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसके बाद ट वर्ग, तालु से आगे बढ़कर ऊपर की ओर आकर मूर्धा से जब प्राणवायु स्पर्श होती हुई साउंड को क्रिएट करती है तो वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद दंत्य वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा। इन्हें बोलकर आप देखें, जब आप इन्हें बोलेंगे तो आपकी जीभ दांतों से टकराएगी, अतः इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। इसके बाद प वर्ग, प, फ, ब, भ। इन्हें बोलिए, बोलकर देखिए आपके दोनों होंठ इनके उच्चारण में आपस में टकराएंगे, इसीलिए इन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। ओष्ठ्य वर्ण इन्हें कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन। जो व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के मध्य स्थित हैं, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। ये संख्या में 4 हैं।
इन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु तथा मूर्धा को आपस में सटाने से होता है। आप बोल कर देखें, य, र, ल, व। इनके उच्चारण में जीभ, तालु तथा मूर्धा आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे से सट रहे हैं। अब इन चारों में भी अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे, य तथा व अर्ध स्वर कहलाते हैं। इनको बोलते समय स्वरों से ज्यादा टाइम तथा व्यंजनों से कम टाइम लगता है, इसलिए इन्हें स्वर और व्यंजनों के बीच का मानकर अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के बीच का मानकर इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। अर्ध स्वर य तथा व है। अब है ला। ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला को बोलते समय जीभ ऊपर वाले दांतों की जड़ों को टच करती है। आप बोल कर देखें, जीभ ऊपर वाले दांतों की जड़ों को टच करती है। और ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई? आपकी जीभ वहीं रहती है और साइड वाली जगह से हवा बाहर निकलती है, जिससे यह ला की ध्वनि उत्पन्न हुई। इसीलिए ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक का मतलब है सामने कोई और काम कहीं और से। जैसे आपने सुना होगा किशोर कुमार प्लेबैक सिंगर हैं, पार्श्विक गायक हैं, या लता मंगेशकर पार्श्विक गायिका हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्यक्ष में बोलता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ कोई और दिखाई देता है और काम कोई और करता है। इसी प्रकार ये ला की साउंड भी क्रिएट होती है। जीभ तो दांतों के जड़ों को ही टच करके रहती है, लेकिन साउंड साइडों से, उनके बगलों से उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ला को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। और अब बारी है र की। र को जब आप बोलेंगे तो इसको बोलते समय, र को बोलते समय आपकी जीभ गोलाकार मुड़ेगी या बेलन की तरह आप जीभ को मोड़ेंगे। आप बोलकर भी देखिए, आपकी जीभ ऊपर जाएगी और बेलन की तरह मुड़कर मूर्धा को टच करेगी और साउंड उत्पन्न हो जाएगा। जीभ के गोलाकार घूमने के कारण ही इसे लुंठित कहा जाता है। र को लुंठित वर्ण भी कहते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से ये छोटे छोटे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्ध स्वर कौन है? र, य और व अर्ध स्वर हैं। पार्श्विक वर्ण कौन है? ल पार्श्विक है, र लुंठित है, और वैसे ये चारों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब अगला व्यंजन ऊष्म व्यंजन। इसकी परिभाषा होगी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, श्वास वायु रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है तथा कुछ गर्माहट पैदा करती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म से ही इसका अर्थ सिद्ध हो रहा। ऊष्म, ऊष्मा यानी गर्माहट। तो इसकी परिभाषा हुई, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है तथा कुछ गर्माहट पैदा करती है, वे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, स, श, ह। ये तीनों स सामान्यतः एक जैसे उच्चारित प्रतीत होते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। इसका उच्चारण श तालु से होता है, अतः इसे तालव्य स कहते हैं। ये श, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, तो इसे मूर्धन्य स कहा जाता है। और इसका उच्चारण दांतों से होता है, स, इसे दंती स कहा जाता है। तो ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन हैं।
संयुक्त व्यंजन। जब एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, जब एक स्वर रहित व्यंजन को किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जब एक स्वर रहित, ये देखिए ये आगे लिखे गए हैं, इनमें सब में हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये स्वर रहित हैं, इनमें स्वर नहीं है। और पीछे वाले वर्णों में हलंत नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि इनमें स्वर है। ये स्वरों का मेल इनमें है, ये स्वर सहित हैं। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा आप जान चुके हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन को किसी स्वर सहित व्यंजन में मिला दिया जाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ का निर्माण क और श से हुआ है। क और श से हुआ है क्ष का निर्माण। इनसे बनने वाले शब्द हैं कक्षा, वृक्ष। इस प्रकार के इनके शब्द बनते हैं। त्र का निर्माण त और र से मिलकर बना है त्र। अगला ज्ञ है, इसका शुद्ध रूप ज्ञ न होकर, शुद्ध उच्चारण ज्ञ न होकर के ज्ञ है। ज्ञ क्यों है? अति महत्वपूर्ण, बहुत ही गहरी बात है। यह ज्ञ क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण ज धन य से बना है। ज धन य, ज्ञ। तो ये ज्ञ बनता है, ज धन य, ज्ञ। इस प्रकार हम कह सकते हैं विज्ञान या वैज्ञानिक। इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। शुद्ध रूप यही है, ज्ञ। अगला है स्र। स्र का संयुक्त रूप ये है श, तालव्य स, आधा श, धन र, स्र। और स्र के विषय में ये महत्वपूर्ण बात है कि ये मिश्रित स्वर कहा जाता है। इसको ही मिश्रित स्वर कहते हैं। ये तीनों तो संयुक्त स्वर हैं, लेकिन मिश्रित स्वर की जब बात आती है तो मिश्रित स्वर सिर्फ और सिर्फ स्र को ही माना जाता है। इससे बनने वाले शब्द परिश्रम, श्रद्धा, इस प्रकार से बनते हैं। अब वर्णमाला में 2 शब्द, 2 वर्ण और रह गए हैं, ड़ और ढ, जिन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। ये अतिरिक्त व्यंजन है। इनको गौण या उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ड़ और ढ, ये दोनों शब्द उच्छिप्त व्यंजन हैं। ड से बनने वाले, ड़ से बनने वाले शब्द हो सकते हैं सड़क, कड़क, नड़क, फड़क आदि। और ढ से पढ़ाई, कढ़ाई आदि शब्दों में इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में वर्णों का प्रयोग 11 स्वर, 2 आयोगवाह और 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन, गौण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन हैं। इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, पहला भेद है अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम परिश्रम करना पड़ता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम जोर लगाना पड़ता है, कम मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है,
अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण वर्ण होते हैं। इनमें क, ग, ग, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। ये आप बोलते समय भी महसूस कर रहे होंगे कि इनको बोलते समय अल्प प्राण यानी थोड़ी सी जोर लगाने की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा सा परिश्रम करने की आवश्यकता हो रही है, अतः ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण में इन 5 वर्गों के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण के अतिरिक्त या, रा, ला, व यानी अंतस्थ व्यंजन के 4 वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम करना पड़े व श्वास वायु वेग से बाहर निकले, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन है। ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, द, ध और फ और म, ये महाप्राण व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण के अतिरिक्त महाप्राण व्यंजनों में ऊष्म व्यंजन के श, श, स तथा ह ये वर्ण भी आते हैं। और अब अंत में एक चीज और रह गई है, घोष और अघोष ध्वनियां। तो घोष और अघोष व्यंजन ध्वनि की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत या कंपित होती हैं, उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। जिनमें स्वर तंत्रियां झनकृत या कंपित कह सकते हैं होती हैं, उन्हें घोष या सघोष ध्वनियां कहते हैं। और जिनमें स्वर तंत्रियां कंपित या झनकृत नहीं होती हैं, उन्हें अघोष ध्वनियां, अघोष व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। ये घोष या सघोष व्यंजन ध्वनियां वर्गों के तीसरे वर्ण ग, घ, ग, ज, य, ज, झ, य, ड, ढ, ण ये व्यंजन गौण व्यंजन या उच्चित व्यंजन भी इसी में आते हैं। ड़ और ढ, इसके अलावा द, त वर्ग से द, ध, न और प वर्ग से ब, भ, म और अंतस्थ व्यंजन भी घोष ध्वनियों के अंतर्गत ही आते हैं। अघोष ध्वनियों में वर्गों का पहला, दूसरा वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, इसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन के पहले 3 वर्ण श, श, स अघोष ध्वनियों में आते हैं।